हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम को निकालने के, इनकी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में, जहां पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड क्या होता है प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनकम मेथड के बारे में कि हम इनकम मेथड की हेल्प से कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो हम बात किसी करें इनकम मेथड के बारे में। तो अब तक हमने एक मेथड तो बात करी थी वैल्यू एडेड मेथड के बारे में, ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब इनकम मेथड में क्या होता है, हम जो है वो इनकम मेथड की हेल्प से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बाद में कैसे कैलकुलेट होता है नेशनल इनकम मेथड की हेल्प से वो तो बाद में देखेंगे, पर क्यों होता है इनकम मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम कैलकुलेट। देखो, हम चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे हम किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है, हम सब एक ही चीज का काम करते हैं, वो करते हैं इनकम के लिए, है ना। अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो इनकम जनरेट करने के लिए परफॉर्म करते हैं। सपोज करो एक बिजनेसमैन है, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, एक सैलरीड पर्सन मतलब एक एम्प्लॉय सैलरी के लिए काम करता है, एक मजदूर वेजेस के लिए काम करता है। तो हम सब जो है जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, यानी कि वो हमारे पास क्या होता है, एक जरिया होता है पैसा कमाने का, ठीक है, यानी कि मुश्किल से पैसा कमाते हैं। तो अगर हम दुनिया भर में सारी इनकम का टोटल कर ले, मतलब अगर मान लो मुझे इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो मैं अगर सारी इनकम का टोटल कर लूं तो नेशनल इनकम निकल जाएगी। एक मिनट वेट करना, बाहर से नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, फिर बात करते हैं। चलो देखते हैं आ गया टॉपिक। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो नेशनल इनकम होती है वो हम इनकम मेथड की हेल्प से इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो अगर सारी इनकम को जोड़ लें, ठीक है, उसके जरिए हम जो है एक कंट्री की पूरा आउटपुट का प्राइस निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम नेशनल इनकम भी यूज कर सकते हैं, मतलब लोगों की इनकम यूज कर सकते हैं नेशनल इनकम की फॉर्म में। अब समझते हैं इनकम मेथड के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है जो हमारी नेशनल इनकम निकालने में हेल्प करते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो, तो इनकम मेथड क्या है, ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो हमारे पास इनकम मेथड है और पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी किस मेथड की, प्रोडक्शन मेथड की या फिर वैल्यू एडेड मेथड की। अब यहां पर देखते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड, कौन कौन से कंपोनेंट है जो हम काउंट करते हैं इनकम मेथड की फॉर्म में। तो पहला क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज विच इंक्लूड वेजेस एंड सैलरी एंड इन कैश एंड काइंड। इसका मतलब क्या है कि हम जो है इसमें एक एम्प्लॉय की वेजेस गिनते हैं या फिर सैलरी काउंट करते हैं उसकी, कैश में भी और इन काइंड फॉर्म में भी। अब इन काइंड फॉर्म कौन सी होती है वो समझते हैं सबसे पहले। कैश सबको पता है कि भाई सैलरी जो कैश में आती है, बैंक में आती है, वो तो हो गई हमारे पास एक टाइप पैसा देने का। एक कुछ तरीके होते हैं इन काइंड। इन काइंड का मतलब क्या है, कुछ फैसिलिटीज देती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी, इंश्योरेंस, ठीक है, पीएफ वगैरह भी करता है। अब पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब क्या है कि हर एक की सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है वो अलग कर लिया जाता है ताकि उसका एक अलग फंड तैयार किया जा सके। अब वहां पे दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एम्प्लॉय की तो सैलरी कटती है, सपोज करो जैसे मान लो किसी सैलरी 20,000 है, तो वो कैश में कितनी गई 18,000, 2,000 रुपए जमा हो गए किसमें, पीएफ फंड में। अब पीएफ फंड में दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक तो एम्प्लॉइज का, दूसरा एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर कौन, जो मालिक है, मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी भी कटती है और एम्प्लॉयर अपना भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन डालता है उसके अंदर, ताकि जब वो रिटायर हो ना अपनी जॉब से तो उसके पास एक लमसम अच्छा खासा अमाउंट हो, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। उसको बोलते हैं इन काइंड सैलरी। और बाकी हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, छुट्टियों की बाकी चीजें तो अलग होती हैं कि भाई वो होता है, डिपेंड करता है कि आप किस जगह जॉब कर रहे हो। आप मजदूरी कर रहे हो तो वहां तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन किसी ढंग की अगर एमएनसी वगैरह में काम कर रहे हो वहां पे सारी फैसिलिटीज मिलती हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं इस तरह की। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, रेंट एंड रॉयल्टी। भाई कई बार जो है इनकम जो है वो रेंट रॉयल्टी की फॉर्म में भी आता है। अब ये रेंट क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने एसेट बिल्ड कर रखा है, किसी ने घर बना रखा है, अपार्टमेंट्स बना रखे हैं या फिर लॉज बना रखे हैं, कुछ बना रखा है, ठीक है, तो वहां से जो पैसा आता है रेंट की फॉर्म में, यानी किराए की फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। अब बात ये रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी पता है क्या होता है, जैसे कि अब मान लो किसी ने अपने गाने बना दिए, अब वो गाने हर प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, कोई डीजे पे चलाएगा, कोई कहीं चलाएगा, तो भाई वो फ्री में नहीं चलते, उसकी भी पेमेंट जाती है। जैसे आप लोग अलग अलग एप्स यूज करते हो गाने सुनने के लिए, स्पॉटिफाई वगैरह है, यूट्यूब म्यूजिक, ठीक है, अलग अलग एप्स है गाने सुनने के लिए। तो क्या उससे पैसा नहीं कमाता एक म्यूजिशियन, उससे भी पैसा कमाता है, रॉयल्टी फॉर्म में पैसा आता है, उसी को क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। बुक्स की भी रॉयल्टी आती है, जब बुक सेल होती है उसकी भी रॉयल्टी आती है। तो हर एक जो रॉयल्टी क्या होती है कि आपने एक बार किसी चीज को आप पेटेंट करवा लिया अपने नाम पे, तो उससे जो पैसा आएगा उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। और एक तरह का पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है कि आपने एक बार एक चीज बिल्ड कर दी, वहां से पैसा आता रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल दूं, सेम एग्जांपल होता है यूट्यूब वीडियोस के साथ भी।
है ना। जैसे मान लो मैंने वीडियो बना दी, अब ये वीडियो जब तक चलेगी मेरे पास एडसेंस का पैसा आता रहेगा, क्योंकि एड्स चलेंगी इस वीडियो के आगे, ठीक है, वहां से पैसा आएगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, क्योंकि मैंने इसके लिए वन टाइम मेहनत करी है, फिर जो रिटर्न आते हैं आएंगे वो आते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा प्रमोशन। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, तीसरा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा आता है। पता है इंटरेस्ट किस चीज से? अरे भाई आप लोगों ने घर में एक वर्ड सुना हो ना कि ज्यादातर पेरेंट्स एफडी करवा लेते हैं। एफडी क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। वहां पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में इंटरेस्ट देता है, पर वो इंटरेस्ट ना के बराबर होता है, उसमें हमारा गुजारा तो नहीं हो सकता, है ना, 2-3%, 4% ऐसे, ठीक है। एफडीज का भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है वहां से जो इंटरेस्ट आता है ना, ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न। इसको हम आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रिटर्न मिल रहा है वो डिपेंड करता है आपने किस टाइप का रिस्क ले रखा है और किस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर आप बैंक में सिंपल डिपॉजिट करवाओगे तो बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी करवाओगे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, स्टॉक मार्केट में लगाओगे और फालतू इंटरेस्ट मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपने किस लेवल का रिस्क ले रखा है। तो इंटरेस्ट भी क्या मिलता है, एक सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किसके लिए है? ये प्रॉफिट एम्प्लॉइज के लिए नहीं होता है, प्रॉफिट होता है बिजनेसमैन के लिए। अब बिजनेसमैन यानी कि प्रोड्यूसर जब किसी भी तरह के गुड्स को जनरेट करता है या किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसके वजह से क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि हम सब जानते हैं लॉन्ग टर्म में कोई भी बिजनेस लॉस में सर्वाइव नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म में लॉस जरूर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी होता है, वरना उसके बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं होता। तो इसलिए प्रॉफिट भी क्या है, एक तरह की इनकम है। अब आता है आखिरी इनकम, उसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ पॉइंट, यानी कि मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या होती है? ये वो इनकम है जो किसको मिलती है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो खुद का ही कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। देखो दो तरह के लोग होते हैं, बिजनेस, कई बार ना सेल्फ एम्प्लॉयड हमको बिजनेसमैन समझ लेता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉयड अलग चीज है, बिजनेसमैन अलग चीज है। बिजनेसमैन जो है ना वो सारे काम खुद नहीं करता, वो अपने नीचे एम्प्लॉइज रखता है, इसलिए वो बिजनेसमैन है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो जो भी काम कर रहा है, जैसे कि अब मान लो अब ठेले वाले जाते हैं, ये क्या बोलेंगे कि हम बिजनेसमैन है? नहीं, ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि इन्होंने खुद को काम दे रखा होता है, ठीक है। तो क्योंकि भाई अपना डेली जो भी वेंडर्स हैं ये सब भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। मैं खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, जिसने खुद के लिए खुद ही काम चूज कर रखा होता है, वो किसी का एम्प्लॉय नहीं है, हाँ, पर वो खुद ही अपना ही काम करते हैं। जैसे मान लो मैं अपना सेंटर चला रहा हूं, हाँ, कल को सकता है अपनी टीम बना लूं, ठीक है, अपने और भी काम करूं, तो उस टाइम पे बिजनेसमैन बन सकता हूं, लेकिन इस टाइम पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही हूं, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जिसने खुद के लिए खुद ही काम चूज कर रखा है, वहां से पैसा जनरेट करता है वो। तो उसकी इनकम कहां पे आती है, मिक्स्ड इनकम के अंदर आती है। तो ये सारे हमारे क्या बन जाते हैं, कंपोनेंट्स, जो हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम निकालते वक्त। मतलब अगर मुझे सारी चीज पता है तो इन सबके सम से हम क्या बनाते हैं, नेशनल इनकम बनाते हैं। अब आता है आगे स्टेप्स क्या होंगे नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के। तो ये 4 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, क्लासिफाई द फैक्टर्स ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। हमें क्लासिफाई करना चाहिए सारी इनकम को कि इनकम जो है किस प्रकार से आ रही है। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर 3 ही मेन सेक्टर हैं। कौन कौन से 3 मेन सेक्टर हैं? प्राइमरी के अंदर क्या आएगा, जो भी एग्रीकल्चर है या फिर जो एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि जो भी हम नेचुरल रिसोर्स के जरिए पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वो सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बनता है। कई लोग यहाँ पे सिर्फ इसे एग्रीकल्चर समझ लेते हैं, एग्रीकल्चर नहीं होता, सिर्फ इसका पार्ट। फिशिंग भी आता है, माइनिंग भी आता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, सब किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट ही है। दूसरा क्या आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पे क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज दुनिया में काम कर रही है, सब किसका पार्ट है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट बन जाता है इंडस्ट्रीज जो भी है। जैसे कि मान लो अब किसी कंपनी ने मार्कर बनाया होगा, अभी मार्कर जिस कंपनी ने बनाया होगा वो किसके अंदर आएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर। तीसरा हमारे पास क्या आता है, टर्शरी सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस किस तरह की, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी क्या है, सर्विसेज हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या एक सर्विस है, क्योंकि मैं कोई गुड्स तो नहीं सेल कर रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस चीज की मेरे को क्या मिलती है, पेमेंट मिलती है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का टर्शरी सेक्टर का काम हो गया। जैसे एक सीओ भी अपनी सर्विस देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक लॉयर भी सर्विस देता है अपनी, टीचर भी देता है, डॉक्टर भी देता है, सब क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब आता है हमारे पास, तो ये हो गया कि पहले तो आप ये पता करो कि जो फैक्टर ऑफ इनकम है वो आया किस सोर्स से है, प्राइमरी से आया, सेकेंडरी से आया, टर्शरी से आया। दूसरा क्या आता है, एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। फिर हम एस्टिमेट लगाएंगे कि किस सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है और किसका जीडीपी में किस लेवल का जो है, यहां पे मैं कह सकता हूं कि किस लेवल का यहां पे वो अपना रोल प्ले कर रही है जीडीपी के अंदर। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहां पे, तीसरा एनडीपीएफसी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से नेशनल इनकम। अब निकले कैसे वो समझते हैं, मतलब ये एनडीपीएफसी ये हमारा आता है, किससे आता है, इस वाले फॉर्मूले से। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इनकम मेथड से हम एनडीपीएफसी निकालते हैं। वो कैसे निकला, इसमें ऐड करोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को कौन सा पैसा दिया गया,
रेंट और रॉयल्टी की इनकम जो लोगों को मिल रही है। तीसरा, इंटरेस्ट की इनकम भी मिलती है, वो भी इसमें आएगा। प्रॉफिट की इनकम भी इसका पार्ट बनेगा और मिक्स्ड इनकम भी इसका पार्ट बनेगा। मतलब अगर मैं इन सबको सम कर दूं तो हमारे पास क्या निकलता है, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन बात ये आती है कि भैया इसको नेशनल इनकम नहीं बोलते, नेशनल इनकम तो ये होती है एनडीपी एट एफसी। अब अगर मुझे ये निकालना तो मैं क्या करूंगा, तो तुमने एक चीज देखी, एन का एन ही है, ठीक है, एफसी एफसी ही रहेगा, बस डीपी को एनपी में चेंज किया है। और डीपी को एनपी में चेंज कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला मैं समझा गया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो जहां पे मैंने समझाया था कि अगर हमें यहाँ पे एनपी पे जाना है तो हम डीपी में एनएफआई ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो बस वही देखो, एनडीपी एट एफसी, उसमें आप एनएफआई ऐड कर दो। अब बात वही है, एनएफआई क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड। और वो कैसे निकलती है, ये निकलती है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बस इस तरीके से हम जो है वो एनएनपी एफसी निकाल सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि वैसे तो मैं समझा चुका हूं पिछली वीडियोस में, और उम्मीद है तुम लोग वीडियो सीरीज वाइज देख रहे हो। जिनको नहीं देखनी है मत देखो, कुछ टॉपिक बिल्कुल सर के ऊपर से जाएंगे, क्योंकि चैप्टर ऐसा है नेशनल इनकम, अगर सीरीज वाइज देखोगे तो हर टॉपिक क्लियर होगा, अगर बीच बीच में देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब आता है हमारे पास अगला पार्ट। तो ये हमारे चारों स्टेप जब फॉलो हो जाएंगे, हमारे पास जो है इनकम मेथड से नेशनल इनकम आ जाएगी। ये तो हो गया। अब चलते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट के ऊपर कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इनकम मेथड यूज करके नेशनल इनकम निकालते वक्त। अब इसमें 3 प्रीकॉशंस है, बस वो 3 प्रीकॉशन डिस्कस करेंगे और फिर हमारी वीडियो हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। इसलिए मैंने ज्यादा कंटेंट बनाया इस वीडियो में, एक्सपेंडिचर मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जब हमारे पास पहला प्रीकॉशन क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, या फिर बाय कर रहे हो, तो क्योंकि इनकम सेल करने पे आती है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, रीजन समझते हैं। अब मान लो किसी ने कोई व्हीकल 2010 में खरीदा हो, 2010 में सेल किया हो, तो उसने उस टाइम की नेशनल इनकम उसे इंक्लूड करवा दिया होगा, और 2015 में उसे रीसेल कर रहा है सेकंड हैंड प्रोडक्ट समझ के, तो क्या वो इस साल भी नेशनल इनकम में आएगा? नहीं आएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। उस साल भी आया था 2010 में और अब भी ऐड कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो है हम कभी भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट को जो भी सेल करते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स एंड डिबेंचर शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो जो इनकम आई है बॉन्ड की तौर पे, शेयर के तौर पे, मतलब शेयर को बेचने पे और डिबेंचर को सेल करने पे, वो कभी भी इनकम का पार्ट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता वो भी समझ लेते हैं। अरे भाई, शेयर जो आपने खरीदे थे तो वो कहां से, गिफ्ट तो दिया नहीं था किसी ने, आपने शेयर खरीदे अपने इनकम के पार्ट से, और वो इनकम आप पहले दिखा चुके नेशनल इनकम के अंदर। तो आप शेयर को बेच के दोबारा इनकम दिखा नहीं सकते, हाँ प्रॉफिट दिखा सकते हो कि शेयर के ऊपर, भाई मान लो आपने कोई 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, ठीक है, और 15,000 में बेच दिए, तो जो 5,000 हुआ है ना, वो आपका इनकम है, वो आपका प्रॉफिट है, वो आप दिखा सकते हो। उसकी बात मैं कर चुका हूं यहाँ पे, ठीक है। पर आप ये बोलोगे कि 10,000, ये 15,000 ये मेरी इनकम है, 15,000 इनकम नहीं है, 10,000 रुपए आपने अपनी इनकम के से ही खर्च किया था, सिर्फ 5,000 जो है ना, ये आपका प्रॉफिट है। और गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है, वो अपना आप यहाँ निकाल लेती है, क्योंकि टैक्स कट के ही आता है आपके पास, ठीक है। जो लोग इन्वेस्टर होंगे उन्हें पता होगा कि टैक्स वैक्स कटने के बाद ही जो है पैसा बैंक अकाउंट में आता है। इसके बाद डिबेंचर शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तीसरा क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, ट्रांसफर इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही होती। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि इनकम के भाई 2 टाइप होते हैं। अब इनकम के 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, जिसके लिए आपने काम किया है वो इनकम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम, भाई कोई आपको गिफ्ट दे गया, चाचा मामा जी आए थे घर पे, शाम को जाते वक्त वो आपको पैसे दे गए, है ना, वो अलग बात है, वो पैसा बचता नहीं है आपके हाथ में, क्योंकि घर वाले बस उस टाइम मना कर रहे होते हैं, फिर तुरंत आते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम जो है वो कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो एज अ गिफ्ट आपको मिलता है, या फिर कई बार गवर्नमेंट पेंशन देती है, ठीक है, वो भी ट्रांसफर इनकम का पार्ट ही बनता है। क्यों? क्योंकि इस इनकम के लिए हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। और फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जब हम पैसा वहां से जनरेट करें जहां पे हम काम करते हैं, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा जनरेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। नेशनल इनकम का हमने एक और मेथड समझ लिया कि हम जो है वो इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तीनों वीडियो सेपरेट बना रखी है मैंने, प्रोडक्शन मेथड पहले करवा चुका हूं, इनकम मेथड अब हो चुका है, और एक्सपेंडिचर मेथड अगली वीडियो में हो जाएगा। और कोशिश करूंगा कि जल्दी इन तीनों वीडियो कंबाइन करके मैं एक ही सिंगल वीडियो बना दूं नेशनल इनकम के ऊपर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।